अब तक हमने देखा कि सैम और बकी जॉन और लमार के साथ कार्ली की मदर के फ्यूनरल पर पहुंच गए थे। वहाँ पर सैम ने किसी तरह कार्ली को मना लिया था, लेकिन जॉन की वजह से सारी चीजें बिगड़ गई। जीमो इन लोगों के हाथ से निकल चुका था और अपने दोस्त को खो चुके जॉन ने गुस्से में आकर कार्ली के दोस्त को पूरी दुनिया के सामने अपनी शील्ड से मार दिया था। अब आगे हमें देखने को मिलता है कि जॉन इन सारी घटनाओं से भागकर किसी पुराने रेलवे ट्रैक्स पर आकर छुप गया है। वहाँ वो एक सुनसान सी जगह पर जाकर अपने दोस्त लमार को याद करता है और कहीं न कहीं उस पर उस सुपर सोल्जर सीरम का असर भी अब दिखने को मिलता है और उसके सिर पर अब खून सवार है। यहाँ पर बकी और सैम भी आ जाते हैं। वो जॉन को समझाते हैं कि उसने गलत किया और सरकार उसे माफ कर देगी क्योंकि उसके पास इतने सारे मेडल ऑफ ऑनर्स हैं और वो शील्ड अब वो उन लोगों के हवाले कर दे। लेकिन जॉन उन लोगों से कहता है कि ये शील्ड अब मेरी है और मैं इसे कभी नहीं देने वाला। कहीं न कहीं अब जॉन के सर पर खून सवार है। बकी और सैम उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में इन तीनों के बीच में एक जंग शुरू होती है। जॉन इन दोनों पर हावी हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं उस सीरम ने उस पर खून सवार कर दिया है। यहाँ पर वो फॉल्कन के दोनों विंग्स भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी शील्ड से उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि बकी उस पर हमला कर देता है और इन तीनों की जंग में सैम उसके हाथ से शील्ड छीन लेता है और उसका हाथ तोड़ देता है और इन लोगों की लड़ाई के बाद जॉन बेहोश हो जाता है। बकी वो शील्ड उठाकर सैम को दे देता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग लेफ्टिनेंट टॉरेस के पास मिलिट्री कैंप में आ चुके हैं। इन लोगों को बताते हैं कि अब जॉन का फैसला सरकार ही करेगी क्योंकि उसने कैप्टन अमेरिका के ओहदे पर रहकर एक आम सिविलियन को पूरी दुनिया के सामने मार दिया था। और यहाँ से बकी जीमो को ढूंढने चला जाता है और सैम उस शील्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेफ्टिनेंट उसके टूटे हुए विंग्स के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन सैम उसे कुछ नहीं बताता और वो उन विंग्स को वहीं छोड़कर उस शील्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें जॉन वॉकर देखने को मिलता है जो सेनेटर के ऑफिस में जिस पर अब पूरी दुनिया रही है और उससे सब नफरत कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि वो मर जाए क्योंकि उसने एक आम सिविलियन को जीआरसी के सेनेटर्स भी यही फैसला लेते हैं। वो लोग जॉन से कहते हैं कि अब तुम्हारे पास कैप्टन अमेरिका की कोई पदवी नहीं है और आगे चलकर तुम किसी भी सरकारी योजना के हकदार नहीं रहोगे। जॉन उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि फ्लैग स्मैशर्स ने उसके पार्टनर की हत्या की थी, इसलिए उसने उस फ्लैग स्मैशर को मार दिया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं करता और वो यहाँ से सुनवाई के बीच में ही चला जाता है। गवर्नमेंट उससे शील्ड भी मांगती है, लेकिन उसके पास उसका कोई जवाब नहीं क्योंकि वो शील्ड उसके असली हकदार सैम के पास है। तो यहाँ से वो एक लॉकर रूम में चला जाता है। यहाँ पर एक औरत उससे मिलने आई होती है। ये औरत अपना नाम वेलेंटीना बताती है और जॉन से कहती है कि तुमने जो भी किया इस देश के हित के लिए किया और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी उस हत्यारे को मार देती और तुम उस शील्ड की फिक्र मत करो क्योंकि उस शील्ड का मालिक लावारिस है, यानी गवर्नमेंट उस शील्ड की मालिक नहीं है। और वो जॉन को अपना एक कार्ड देती है जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, यानी ये औरत किसी ऐसे संगठन के लिए काम करती है जॉन जैसे कई सुपर सोल्जर्स को इकट्ठा कर रहे हैं और जॉन को भी अब तक कुछ समझ नहीं आता और वो औरत यहाँ से चली जाती है। अब हमें जीआरसी का एक कैंप देखने को मिलता है। अब इस जीआरसी के कैंप में हमें कार्ली और उसके बचे हुए फ्लैग स्मैशर्स देखने को मिलते हैं। कार्ली यहाँ अब भी सदमे में है क्योंकि उसने अपनी मदर के साथ साथ अपने उन करीबी दोस्तों को खो दिया जो उसकी आजादी की लड़ाई में उसका एक सहारा थे और अब वो फैसला करती है कि वो जीआरसी के मेन हेडक्वार्टर्स पर पूरी दुनिया के सामने उन्हें खत्म करके अपनी आवाज इस दुनिया के हर कोने तक पहुँचाएगी। और अब हमें सोकोविया का नजारा देखने को मिलता है जहाँ पर जीमो है। यहाँ पर बकी भी पहुँच जाता है। जीमो बकी को सैम की तरफ भड़काने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि उसे कार्ली को मारना ही होगा और यही एक तरीका है उसे और उस जैसे को रोकने का। लेकिन सैम उसे समझाता है उसमें और जीमो में बहुत बड़ा फर्क है। वो इंसानियत के नाते लड़ाई करते हैं और वो कार्ली को नहीं मारेंगे। और यहाँ पर वकांडा वॉरियर्स भी आ जाते हैं जो जीमो को अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि अब जीमो की पूरी जिंदगी वकांडा की जेल में कटेगी। और यहाँ पर बकी उस सोल्जर से जाते जाते एक मदद मांगता है, लेकिन वो मदद क्या है हमें नहीं पता। दूसरी तरफ हमें सैम देखने को मिलता है जो आइजिया ब्रैडली के घर जा रहा है जो एक ब्लैक सुपर सोल्जर था। वो आइजिया के घर पहुंचता है। वो उससे पूछता है आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अमेरिका और गोरों से इतनी नफरत करने लग गया। और अब हमें पता चलता है कि आइजिया उन लोगों में से एक था जिन पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और स्टीव रॉजर्स के बाद अगर कोई इस दुनिया में सुपर सोल्जर बन पाया था तो वो और कहीं नहीं बल्कि आइजिया ब्रैडली था। लेकिन क्योंकि वो एक ब्लैक था इसीलिए हाइड्रा संगठन ने उसे कैद कर लिया और उसकी देश के लिए इतनी कुर्बानियों के बाद भी पर 30 सालों तक वो लोग सितम ढाते रहे, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। इसी बीच उसकी वाइफ और उसका परिवार खत्म हो गया, लेकिन उसके बच्चे और पोते बच गए। और यही नहीं बल्कि उन्होंने उसके परिवार को ये कह दिया कि आइजिया मर चुका है। और जब वो कैद से आजाद हुआ तो उसने अपनी जिंदगी में
जिन जिन लोगों से उसे प्यार था उन सब को खो दिया। और वो सैम को यही समझाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये गोरे लोग और ये देश कभी नहीं बदलेगा। लेकिन सैम उसे उम्मीद दिलाता है अगर वो कैप्टन अमेरिका बन पाया तो वो आइजिया के लिए कुछ जरूर करेगा। और इतना कहने पर सैम यहाँ से चला जाता है। अब वो अपनी बहन के घर आ चुका है, जहाँ पर वो अपने भांजों को बताता है कि जब हम इस बोट को बेचेंगे उससे पहले हम इस पर एक बार जरूर चलेंगे। यहाँ पर उसके भांजे उसे बताते हैं उनकी मदर अब इस बोट को नहीं बेच रही। वो अपनी बहन से पूछता है कि अब वो इस बोट को क्यों नहीं बेचना चाहती, जिस पर उस बहन उसे बताती है कि ये उनके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, वो इसे इस तरह नहीं बेच सकती। यानी उसके मन में भी जो फीलिंग्स थी अब वो कहीं न कहीं जाग चुकी है। यहाँ पर ये दोनों आपस में अपने बचपन की बातें कर रहे होते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उनके पेरेंट्स हमेशा लोगों की मदद करते थे। और सैम एक आइडिया लगाता है कि जिन जिन लोगों की कभी उनके पेरेंट्स ने मदद की थी क्यों ना हम उनसे मदद मांगे। वो एक एक करके अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों को फोन करता है और अगले दिन वो सारे लोग जिनकी उनके पेरेंट्स ने कभी मदद की थी वो सभी आ जाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं। ये सारे लोग उनसे कहते हैं कि अगर कभी भी इनमें हमारी जरूरत हो तो तुम हमें बस एक फोन कर देना। नहीं है इस अब हमें यहाँ पर बकी भी देखने को मिलता है जो उससे उसका एक अलग सूट देने आया है, क्योंकि उसका गियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसने वकांडा वॉरियर से जो मदद मांगी थी वो दरअसल ये सूट था जो उसने स्पेशली सैम के लिए मांगा था। क्योंकि सैम के पास अब शील्ड तो है लेकिन उसकी असली पहचान फॉल्कन का सूट ही नहीं रहा, इसलिए वो उसे ये सूट देता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसका भी मन बदल जाता है और वो उन सभी लोगों के साथ मिलकर इस बोट को रिपेयर करने लग जाता है। ये लोग मिलकर अब इस बोट को रिपेयर करने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। और अब शाम हो चुकी है, ये लोग बैठे हुए हैं और बकी उसे बताता है कि अब हमें कार्ली को रोकना होगा। और वो सैम को ये भी बताता है कि जीमो के अकॉर्डिंग कार्ली को रोकना है तो उसे जान से मारना होगा। लेकिन सैम कैप्टन अमेरिका के आदर्शों वाला है, वो सबको हक दिलाना चाहता है और किसी को भी मारना नहीं चाहता। और यहाँ पर बकी उसे बताता है कि वो कल यहाँ से जा रहा है, लेकिन सैम उसे आज रात के लिए रुकने के लिए राजी कर लेता है। दूसरी तरफ हमें जॉन देखने को मिलता है जो लमार के पेरेंट्स से मिलने गया हुआ है। वो उन्हें बताता है कि उनका बेटा बहुत बहादुर था, उसने उनकी मदद की और हर खतरे पर वो उनके साथ। और इस लड़की कार्ली मॉर्गनथ्रू की वजह से वो मरा, उसके साथी को जॉन मार दिया। यहाँ पर लमार के पेरेंट्स जॉन से खुश होते हैं क्योंकि उसने उनके बेटे का हत्यारों को मारा था। और कहीं न कहीं जॉन अपने आप को सांत्वना दे रहा है क्योंकि वो जानता है उसने गलत किया और वो सच्चाई किसी को नहीं बता रहा। अब सुबह हो चुकी है और बकी सैम को अलविदा कहने आया है, लेकिन अलविदा कहने से पहले वो हर चीज के लिए माफी मांगता है जिससे सैम को तकलीफ पहुंची। वो आइजिया ब्रैडली और सैम को उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि जब तुमने वो शील्ड गवर्नमेंट को दी मैं अकेला हो गया था क्योंकि स्टीव ही मेरी फैमिली था और उसके चले जाने के बाद ये शील्ड मेरी फैमिली थी। जब तक ये तुम्हारे पास थी मैं अपने आप को जिंदा मान रहा था। और वो इन सारी चीजों की माफी लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब सैम अपनी बहन सैरा के साथ बातें करता है। वो दोनों अपने बचपन की बातें करते हैं कि किस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ उस बोट में घूमा करते थे। यहाँ पर अभी भी सैम कंफ्यूज है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और कहीं न कहीं वो ये जानता है कि अगर उसने आइजिया ब्रैडली को न्याय नहीं दिलवाया वो उसके आदर्शों के खिलाफ होगा। इसलिए उसकी बहन उसे समझाती है कि आज तक तुमने हमेशा सही फैसले लिए हैं और आगे भी तुम सही ही करोगे। और अब हमें शैरन देखने को मिलती है। वो उस आदमी को कांटेक्ट करती है जिसने एपिसोड 1 में एक सोल्जर को अपने देश में अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन फॉल्कन ने उसे धूल चटा दी थी। और यहाँ शैरन उसे कार्ली के पास भेजती है। अब हमें देखने को मिलता है कि अपनी बहन से बात करते हुए सैम में एक जोश आ चुका है। वो उम्मीद जो वो खो चुका था वो उसमें वापस आ चुकी है। वो अब कैप्टन अमेरिका की शील्ड को उठाता है और घंटों तक उसके साथ प्रैक्टिस करता है। कई बार वो शील्ड को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बहुत बार नाकाम होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो असली स्टीव रॉजर्स की तरह बहुत मेहनत करता है क्योंकि उसे दुनिया को दिखाना होगा कि एक ब्लैक आदमी भी कैप्टन अमेरिका बन सकता है। और ढेर सारी मेहनत के बाद अंत में वो शील्ड को कंट्रोल करना सीख जाता है। और अब हमें कार्ली देखने को मिलती है। उसके पास वो आदमी पहुंच चुका है जिसे शैरन ने भेजा था। यहाँ वो कार्ली को बहुत सारे वेपन्स देता है और यहाँ पर ये लोग प्लान बना रहे हैं। ये लोग जीआरसी के हेडक्वार्टर्स पर हमला करके उन सब को मार देंगे। दूसरी तरफ हमें सैम देखने को मिलता है जो लेफ्टिनेंट टॉरस से बात कर रहा है और लेफ्टिनेंट टॉरस उसे बताते हैं समय पहले उन लोगों फ्लैग स्मैशर्स के निशान मिले हैं, यानी वो लोग जीआरसी के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले हैं। अब सैम समझ चुका है कि कार्ली का अगला कदम क्या है और वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें उसका नया सूट है जो बकी ने उसे वकांडा वॉरियर्स से गिफ्ट लेकर उसे दिलवाया था। यानी अब सैम कार्ली से निपटने के लिए तैयार है। और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। इस शो के बाकी बचे हुए सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।